एक मिनट। हाँ, नम, नमस्कार। आप द पब्लिक हेडलाइन में जुड़ चुके हैं और बिहार में अभी उपचुनाव होने वाला है और सबकी निगाहें जो है मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट को लेकर है। बोचहां विधानसभा सीट जहां पे एक दिग्गज विधायक रह चुके हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, रमई राम जी रहे हैं, फिर मुसाफिर पासवान रहे हैं, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद अब बोचहां पे उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अब बहुत सारे जो है सवालत सवाल आते रहे हैं, लेकिन अब जो सवाल जो था वो उस पे फुल स्टॉप लग गया। एक्चुअली बात है कि जो राजद है उसने अपने मुसाफिर पासवान के पुत्र है अमर पासवान, उसको जो है मैदानी रणक्षेत्र में उतारा है। तो शुभम जी, जो ये चुनाव जो होने वाला है उपचुनाव बोचहां में, तो आप इसको कैसे कैसे देख रहे हैं कि अभी अचानक से जो सारे पार्टियां जो है वो रिप्लेस हो गया है, जहां पे जो आरजेडी जो थे उसके प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में रमई राम, और गठबंधन से वीआईपी जो अपने टिकट पे उतारी थी उसको मुसाफिर पासवान जी को, लेकिन इस उपचुनाव में सीधे सीट जो है वो रिप्लेस हो चुका है। तो आप कैसे इसको देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद हम लोग जुड़े हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। बिहार में जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है बोचहा विधानसभा सीट पर, उसको लेकर जहां एनडीए में घमासान मचा हुआ था अब तक, अब आज से राजद में भी अब घमासान मच गया है। पहले तो देखा जा रहा था कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर के सांसद और बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अजय निषाद, वो लगातार मुकेश सहनी पर हमला बोल रहे थे। खासकर मुकेश सहनी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्होंने लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद लगातार अजय निषाद हमलावर थे उन पर, और कहीं ना कहीं इसको लेकर मुकेश सहनी को बड़ा आघात पहुंचा है। अब वीआईपी 2020 विधानसभा चुनाव, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में था और मैं उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मुझे पता है कि वीआईपी और बीजेपी, जदयू और हम, मतलब एनडीए का जो गठबंधन था, उसके तरफ से मुसाफिर पासवान को वीआईपी के टिकट पे उतारा गया था। आरजेडी के टिकट पे रमई राम थे उस समय। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2022 आते आते मामला पूरी तरह से बदल गया है। पहली कि एनडीए में फूट पड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उपचुनाव में वो बेबी कुमारी है, बेबी देवी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है या महामंत्री है, किसी पद पे उन्हें दिया गया था। हालांकि 2019-20 में जो 2020 में चुनाव हुआ है विधानसभा, उसमें बेबी कुमारी को टिकट नहीं दिया गया। उस समय बहुत नौटंकी हुआ था, राजनीतिक ड्रामा उस समय हुआ था कि बेबी कुमारी वीआईपी के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रही थी, लेकिन उनका मान मनोवल हुआ, फिर जाकर वो वापस हुई, और फिर लोजपा के टिकट पे उस समय वो चुनाव लड़ने जा रही थी 2020 विधानसभा में। फिर जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने मान मनोवल किया, प्रदेश कमेटी से पटना से उनको बुलावा आया, तब जाकर वो अपना नाम वापस उन्होंने ले लिया, और फिर लोजपा से अमर आजाद शायद वहां से चुनाव लड़े। अमर आजाद तीसरे नंबर पे आए थे। तीसरे नंबर पे रहे थे। तो शुभम जी, आप यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि अजय निषाद और मुकेश सहनी जी दोनों एक समाज से आते हैं, तो जो बोचहां विधानसभा में जो उनके समाज के जो वोटर होंगे वो किसके साथ होंगे इस चुनाव में? कैसे इसको? नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि ये, क्योंकि अब इस बार बेबी कुमारी को वहां से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वीआईपी से ऐसा चेहरा आया है जो शायद कोई सोच नहीं सकता था। बिहार में सबसे अधिक अगर कोई विधायक रहा है तो वो रमई राम है, मंत्री रहे हैं आरजेडी के, और लालू प्रसाद यादव के करीबियों में माने जाते हैं, समाजवादी नेता है, उनपे कई आरोप प्रत्यारोप लगातार लगता रहता है। लेकिन हालांकि उनका उम्र भी हो गया है, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर टिकट को चाह रहे थे कि उनकी बेटी को टिकट मिले, लेकिन राजद ने पता नहीं क्यों अमर पासवान, जो कि मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, और उनको राजद ने एकाएक टिकट दे दिया।
रमई राम जब तेजस्वी यादव से मिलने पटना गए तो आज उन्होंने कहा है कि वो दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन उनसे तेजस्वी यादव मिले नहीं, तो उन्हें वो अपमानजनक लग रहा है। तो क्योंकि देखिए सियासी समीकरण पूरी तरह से बोछा का बदल गया है और ये उपचुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है, क्योंकि विधानसभा का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर एक सीट भी एनडीए के तरफ से एनडीए हारती है तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए एक बड़ा आघात होगा उनके, क्योंकि विधानसभा का स्ट्रेंथ अगर आप देखिएगा तो राजद और एनडीए दोनों में टक्कर है, सीटों को लेकर दोनों में लगातार चल रहा है कि कैसे भी जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी को अपने में लाया जाए। लेकिन अब मैं समीकरण पे आता हूं। रमई राम का अपना एक वोट बैंक है, चाहे वो राजद में रहे या न रहे, उनका एक वोट बैंक है। 2020 में मैं जिस तरह से ग्राउंड पे था कि बेबी कुमारी के विरुद्ध एक लहर थी और इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, एक वो कारण हो सकता है। अमर पासवान के साथ सहानुभूति वोट हो सकता है। ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि अगर चुनाव में भी होता है इस तरह से। हरलाखी विधानसभा अगर आप देखिएगा तो सुधांशु शेखर वहां से विधायक बने, उनके पिता की मृत्यु के बाद पहली बार वो विधायक बने तो वो सहानुभूति वोट था, उस चक्कर में वो बन गए, लेकिन दूसरे बार भी 2020 में भी वो चुन कर आए। लेकिन अब यहाँ बोचहा विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वहां अब कहना ये मुश्किल हो गया है कि मामला किधर मुड़ेगा, क्योंकि तीनों प्रत्याशी एक से बढ़कर एक हैं। अगर आप बेबी कुमारी की बात कर लीजिए तो वो एनडीए की प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जीतन राम मांझी भी उसमें हैं। तो एक बेबी कुमारी के भी वोट पे हम सवाल नहीं उठा सकते, वहीं दूसरा अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, उनको कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट मिलने की आशंका जताई जा सकती है और राजनीति में ये देखा गया है। और तीसरा प्रत्याशी जो अभी है वो रमई राम की बेटी है जो वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और रमई राम अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, सिर्फ बोचहा विधानसभा नहीं मुजफ्फरपुर जिला और आसपास में एक बहुत बड़ा चेहरा है रमई राम। एक और प्रत्याशी की आने की संभावना हो सकती है लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी रही थी उस विधानसभा चुनाव में, तो वो भी हो सकता है। तो जो मामला है वो कांटे की टक्कर का है। अभी ये बताना सबके लिए मुश्किल होगा कि आखिर किसके हक में विधानसभा चुनाव जाने वाला है। हालांकि ये कह सकते हैं कि बेबी कुमारी जो है वो भी महिला कैंडिडेट है, गीता देवी जो रमई राम के पुत्री है जिसको वीआईपी ने टिकट दिया है, और दूसरी तरफ जो अमर पासवान है, मुसाफिर पासवान के पुत्र हैं, तो उनको सहानुभूति के तौर पे भी वोट मिल सकते हैं। और जो महिला का वोट जो होगा वो शायद वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, बेबी कुमारी हो या फिर गीता देवी जी हो। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, क्या उपचुनाव में क्योंकि देखिए अगर विधानसभा चुनाव होता है और उपचुनाव होता है दोनों में बड़ा अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में 243 के 243 सीटों पे चुनाव होता है, तो वोटिंग और प्रचार प्रसार जो पार्टी के बड़े नेता करते हैं वो उस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आप एक सीट पे उपचुनाव की बात करें तो वहां पे वो माहौल नहीं बना पाता है। जहां तक आपने महिलाओं की बात की तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब से बने 2005 से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं पर लगातार जोर दे रहे हैं। वो कितना सफल है कितना असफल है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये चीज है कि वो लगातार महिलाओं पे उनका जोर रहा है, इस पे कोई नकार नहीं सकता। आपकी आवाज नहीं आ रही है शुभम जी। शुभम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जाति फैक्टर रहता है, क्या जिस तरह से बेबी कुमारी के खिलाफ जो एक गुस्सा था 2020 चुनाव में, क्या वो 2022 तक आते आते कम हुआ है, या रमई राम जो एक बड़े नेता उभर कर, भले ही वो पिछले विधानसभा में हार गए, लेकिन इस बार का जिस तरह से त्रिकोणीय है वो कहीं ना कहीं
कई तरह के समीकरण को देखता है। और ऐसा नहीं है कि महिला है इसलिए महिलाओं का वोट बटेगा। लास्टली अगर आप देखिए बिहार की पॉलिटिक्स को, भले ही विधानसभा चुनाव में एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं वोटिंग हुई थी, लेकिन हम इससे नकार नहीं सकते हैं कि जातियों को लेकर भी वोटिंग हुई थी। और बोछा विधानसभा का जो समीकरण है वो उसी तरह का, इसीलिए मुसाफिर पासवान के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रमई राम की बेटी वहां से चुनाव लड़ रही है, देवी कुमारी, तीनों एक तरह से एक अमर पासवान को छोड़ दे तो दो तो बड़े नेता हैं बिहार के। देवी कुमारी भी एक बड़ी नेता, बिहार की प्रदेश स्तर की नेता हो गई है, तो ये दिलचस्प है। शुभम जी, तो जिस प्रकार से हम सभी को पता है कि जो मुसाफिर पासवान है, हमारे पासवान के पिताजी हुए, वो पूर्व में राजद के रह चुके हैं, वो राजद के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फिर पिछले चुनाव में उनको वीआईपी से टिकट दे दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि उनकी घर वापसी हुई है। ये कह सकते हैं कि उनके बेटे ने घर वापसी की है, लेकिन बिहार की ही नहीं पूरे देश की है राजनीति। खासकर अगर आप हिंदी बेल्ट को देख ले, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जहां जहां चुनाव होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रहता है, विधायक रहता है, उसको अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलता है, आपने उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा होगा किस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से वहां चले गए, सपा में चले गए, कई सपा के विधायक, सपा के एमएलसी भारतीय जनता पार्टी में आए, तो वो होता रहता है। अब रमई राम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो राजद छोड़ेंगे, क्योंकि रमई राम लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन टिकट की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं लोग विचारधारा की राजनीति अब आपने बोला कि रमई राम शायद ही राजद को छोड़ेंगे, ये उम्मीद नहीं थी, तो रमई राम ने राजद को छोड़ा या अमर पासवान ने राजद को ज्वाइन किया, या तेजस्वी ने रमई राम को अपने से दूर किया और अमर पासवान को अपने करीब लाया? अमर पासवान को तेजस्वी यादव ने शायद ये सोच के पास लाया कि सहानुभूति वोट मिलेगा। और मैंने कहा जैसे कि एक एक सीट अभी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए जरूरी है। जितना सीट उनमें प्लस होगा उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहेगी। और सरकार अगर मजबूत करनी है एनडीए को तो ये सीट कहीं ना कहीं उनको जीतनी होगी। अब दूसरी चीज कि रमई राम, ये तो सब जानता है, रमई राम राजद के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता है वो, मंत्री रहे बिहार में, सबसे अधिक वो अधिक बार वो जीत कर विधायक बने। तो उनका वीआईपी में जाना एक ठीक है। जिस तरह से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वीआईपी की सदस्यता उन्होंने ली और जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी बेटी वीआईपी के टिकट से बोछा का उपचुनाव लड़ेंगी, उस वक्त उन्होंने ये कहा भी कि मैं सुबह से तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके आवास पे बैठा हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव हमसे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी आघात पहुंचा। उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव के समय की पार्टी जो आरजेडी थी वो अब नहीं रही। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से एक चीज तो है कि अब जो भी हो आगे ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव और रमई राम दोनों के विरुद्ध भी एक बड़ा लड़ाई देखने को मिल सकता है इस बार। इसमें भी कहने में गुरेज नहीं है, लेकिन अब देखिए क्या होता है लगातार। हाँ, तो रमई राम 1972 से वो विधायक रह चुके हैं और उनका जिस प्रकार से वो कद्दावर नेता है, तो कहीं ना कहीं उनकी अगर इस बार चुनाव में अगर उनकी हार होती है उनकी पुत्री की, तो उनका कैरियर का शायद अंतिम चरण ही हो, इसको कह सकते हैं, कहा जा सकता है। रमई राम का कैरियर, राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने खुद संन्यास ले लिया। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को गीता देवी, डॉक्टर गीता देवी, हाँ, उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया है। उन्हें अब पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने लाया है। और रमई राम वो समझ चुके हैं कि उनका उम्र एक हो चुका है, अब उस उम्र में वो नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने अपने परिवार से ही किसी सदस्य को आगे बढ़ाया है। और रमई राम का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कहें क्या कहें, अलग चीज। वो राजनीति में ऐसा होता है कि राजनीति में पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं होता है। अगर आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हारे हैं
लगातार कई मुद्दों को उठाने के बाद भी हारे हैं। तो कई लोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खासकर मायावती को लेकर कि उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो रहा है, लेकिन राजनीति में किसी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं होता है। हाँ, अगर आप खुद हार मान ले तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर लोग लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे पहुंचते ही हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों को देखें बिहार और राष्ट्रीय स्तर पे, तो कांग्रेस एक समय पूरे भारत पे रूल करती थी। आज उसकी स्थिति क्या है, और एक समय में जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो 2 सीट, आज वो कहाँ है। तो पॉलिटिक्स में वो कैरियर खत्म होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे आप एक्टिव रहिएगा आपको उतना समर्थन मिलेगा। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, प्लुरल्स की जो सुप्रीमो है पुष्पम प्रिया चौधरी, चुनाव के बाद कहीं ना कहीं वो गायब सी होती दिख रही हैं। और इसीलिए, लेकिन चिराग पासवान लगातार घूम रहे हैं, लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, और जो पीड़ित है, कुछ घटनाएं घट रही हैं, वहां जाके वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं, तो उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं होगी। लेकिन पुष्पम तो अब तक हम जी तो अब तक हम लोगों ने बात कर रहा था रमई राम और मुसाफिर पासवान जी को लेकर, आते हैं बेबी कुमारी जी पर। तो जिस प्रकार से, हेलो, आवाज जा रही है? जी जी बोलिए बोलिए। थोड़ा नेटवर्क की समस्या है। जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ बोल, आपका म्यूट हो गया हुआ है। आप कुछ उधर से बोलो, आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है आपकी। अब मुझे आ रही है आवाज। जी बोलिए। तो जिस हम कह सकते हैं बेबी कुमारी को जो भाजपा ने जो वीआईपी, जदयू, हम पार्टी और अन्य 4 दल जो मिलकर गठबंधन किए थे 2020 के चुनाव में, इस बार जो भाजपा जो है दरकिनार की है, इसको कह सकते हैं अमर पासवान जी को। तो क्या कारण हो सकता है? यूपी चुनाव में जो मुकेश सहनी जी का जो रवैया था, अलग से चुनाव लड़ना, वजह एक ये भी माना जा सकता है इसमें? सबसे बड़ी वजह वही है। अगर आप पिछले 2-3 महीनों की जो प्रतिक्रिया जो अजय निषाद और मुकेश सहनी के बीच हो रही थी, उससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि बोचहा उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें एक बात तो स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी वीआईपी को वो सीट कतई नहीं देने वाली है। क्योंकि जिस तरह से मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज थे। और जदयू इस पे इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा है क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में जो भी सीटें वीआईपी को दी गई थी वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से दी थी, अपने कोटे से दी थी। क्योंकि मुकेश सहनी अगर भारतीय एनडीए में उनका अलायंस हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी थे, अमित शाह थे। और इसीलिए आपने 3-4 दिन पहले मुकेश सहनी का उनकी एक प्रतिक्रिया आई थी अजय निषाद के बयानों को लेकर। उन्होंने कहा कि हम सीधा अमित शाह से बात करेंगे। लेकिन शायद उनकी स्थिति अभी की स्थिति अगर मैं देखूं तो अभी की स्थिति शायद प्रदेश अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष, अच्छा संजय जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं, उनसे भी बात करने की स्थिति अब शायद मुकेश सहनी की नहीं रही है। और इसीलिए क्योंकि उनके पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया रमई राम को लेकर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बड़ी लाव लश्कर के साथ। उन्होंने रमई राम को वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी ज्वाइन करवाया, उनकी बेटी को उन्होंने टिकट दिया। और एक डर और है वहां के विधानसभा चुनाव को लेकर, यह आशंका है कि कहीं वीआईपी और आरजेडी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो न निकल जाए। क्योंकि रमई राम खुलकर अब आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनके विरोध में रहेंगे। और हो सकता है इन दोनों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाए। लेकिन अब ग्राउंड पे जो लोग जाएंगे, द पब्लिक हेडलाइन के टीम के तरफ से जो ग्राउंड पे जाएंगे, वो लगातार हम लोग को बताते रहेंगे कि कैसा रहा या फिर किस तरफ माहौल है, क्या लोग
2020 का जो उनका सोच था देवी कुमारी को लेकर वो बदला है? क्या अमर पासवान को लेकर सहानुभूति है लोगों में, और क्या रमई राम को लेकर भी सहानुभूति है लोग? क्योंकि इनका भी एक फैक्टर आएगा कि आरजेडी ने, जिस व्यक्ति ने आरजेडी को शुरू से लेकर अब तक उनके साथ रहे लगातार, लालू प्रसाद यादव का लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में रहे, रमई राम ने पार्टी नहीं छोड़ा, तो ये भी कहीं ना कहीं सहानुभूति रहेगा कि इस उम्र में आके आरजेडी ने उनके साथ ऐसा किया है या वैसा किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज अब तो ग्राउंड पे जो लोग जा रहे हैं अब धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे, क्योंकि 12 अप्रैल को है ना चुनाव, उपचुनाव 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को उपचुनाव है। 24 तक नामांकन है। 24 तक नामांकन। हाँ, तो अब वो तो जैसा कि देखा लोगों के बीच संशय बना हुआ, हाँ, बोचहा विधानसभा को लेकर लोगों के बीच संशय बरकरार था, जो आज क्लियर हो चुका है कि वीआईपी, आरजेडी और बीजेपी ने अपने ओर से देवी कुमारी को चुनावी क्षेत्र में उतारा है। 24 तक लास्ट नामांकन का डेट है और 16 अप्रैल को चुनाव होने वाले उपचुनाव। अब ये जनता तय करेगी कि आखिर बोचहा विधानसभा से किसे विधानसभा में जनता वहां को भेजती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हम इस चीज को खत्म करेंगे क्योंकि दो तीन कमेंट आ रहा है। एक जी कुमारी है, उन्होंने कहा है अमर आजाद जीत पक्की है। तो लोजपा रामविलास को लेकर भी, क्योंकि वो तीसरी नंबर की पार्टी रही थी 2020 विधानसभा चुनाव में, तो उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एक राम सागर पासवान है, गीता देवी का जमानत जब्त हो जाएगा, अमर पासवान जी को अग्रिम जीत की बधाई। तो लोगों की प्रतिक्रिया भी है कि गीता देवी जो रमई राम की बेटी हैं, उनकी जमानत जब्त होने की बात कही जा रही है और अमर पासवान के पक्ष में लोग बोलना शुरू किए हैं। तो ये भी एक प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आ रही है। बिल्कुल लोगों की अपनी अपनी विचार होती है, विचारधारा जुड़ी होती है शुभम जी, तो लोग अपने अपने जी बिल्कुल जी वही चीज है। और सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी, खासकर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को वो सीट जीतना सबसे जरूरी है, वीआईपी के लिए भी, और कहीं ना कहीं कांटे उनके अस्तित्व की भी बात हो गई है। जिस तरह से बीजेपी ने उनको सीधा नकार दिया है बीच से, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुकेश सहनी के लिए भी ये लाज की लड़ाई हो गई है। भारतीय जनता वो भी जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव तो जीतने के मन से ही, हालांकि तीनों पार्टी ने और जो अन्य पार्टी अगर लोजपा रामविलास अमर आजाद को खड़ा करती है वहां से, तो उनका भी पूरा मोटिव, पूरा माइंडसेट रहेगा, उनकी मनस्थिति भी रहेगी कि वो जीत हासिल करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज टक्कर देखने को मिलेगी इस बार बोचहा विधानसभा के का जो रन होने जा रहा है। तो काफी आधा घंटा हम लोग बात कर चुके हैं। आपको कुछ कहना है तो कीजिए, इसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या आप, क्योंकि आप भी लगातार घूमे हुए हैं उस क्षेत्र में, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से बाजी, किसके पक्ष में बाजी पलटेगी? आपका अनुमान क्या है? मेरा अनुमान तो यही कह रहा है कि अमर पासवान जी है, उनको सहानुभूति के तौर पे लोग ज्यादा, एक युवा है और मुसाफिर पासवान जी के पुत्र रह चुके हैं जो हाल फिलहाल में उनका निधन हो गया है, तो उनको सहानुभूति मिलेगी ही। बाकी आरजेडी का एक अपना वोट है, तो उनका वोट भी उनको जाएगा ही। तो कह नहीं सकते हैं, फिर भी जहां तक मुझे संभावना लग रही है कि अमर पासवान जी इस चुनाव में शायद उनकी जीत हो सकती है। बाकी वो तो जनता तय करेगी कि 16 अप्रैल को चुनाव है। तो जो संशय बना हुआ था वो संशय आज फुल स्टॉप लग चुका है और 24 तक नामांकन की अंतिम तिथि है। जरूर। तो इसी नोट के साथ यहीं पे हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं और आगे लगातार हम लोग जुड़ेंगे कि किस तरह से, और खासकर जो लोग ग्राउंड पे जाएंगे उनके साथ भी जुड़ेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा है। तो जी कल हमारी टीम एक प्रत्याशी से बात भी करने वाले हैं। हमारी टीम प्रत्याशी से बात है, बाकी नाम तो ओपन नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। तो लगातार उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और
इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जुड़िए इस चैनल से। और लगातार जो भी उपचुनाव के जो खबरें होंगे, जो जनता का मूड है वहाँ के बोछा विधानसभा क्षेत्र का जो आम जनता है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा जनता है, उनका जो व्यू है, उनका जो विचार है, वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या प्रत्याशी को देखा जाएगा या फिर जो सरकार को देखकर वोट करेंगे, या फिर जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसको लेकर वोट करेंगे। क्या अमर पासवान को सहानुभूति वोट जिस तरह से मिलने की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर कह सकते हैं वोट करेंगे। हाँ, तो वो चीज लगातार लोग वहां देख रहे हैं, और इसको लेकर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार ग्राउंड पर उतरेंगे। फिर हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, कैसा देखा है। बाकी शुभरात्रि, हम लाइव करते रहेंगे जरूर। शुभरात्रि, और चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि।